देखिएगा, अब अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन पीरियड या उत्तर मौर्य काल की, तो अब उत्तर मौर्य काल में हमने ब्राह्मण डायनेस्टी हम डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था? ब्राह्मण। ब्राह्मण डायनेस्टीज ऑफ मगध। क्लियर? तो इसमें सबसे फर्स्ट जो डायनेस्टी थी वो थी शुंग डायनेस्टी। शुंग वंश के जो टोटल 10 रूलर्स रहे और लास्ट जो रूलर थे वो थे देवभूति। देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव नामक उनके एक मंत्री के द्वारा, और वासुदेव ने एक नई डायनेस्टी शुरू की जिसका नाम क्या होगा? कण्व या कण्व वंश। समझ गए? तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कण्व डायनेस्टी या कण्व वंश। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो होता है कण्व डायनेस्टी या कण्व वंश के बारे में हम बात करें। देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला, ये एक छोटा सा वंश था। लगभग 45 ईयर तक का जो है रूलिंग टाइम रहा है किसका? कण्व वंश का। क्लियर? कण्व वंश का जो ओवरऑल टाइम पीरियड रहा वो 73 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 27 बिफोर क्राइस्ट तक रहा। 73 से लेकर कहाँ तक? 27 तक। दोनों किस में होगा? BC, इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट तक। क्लियर? इस तरह से कण्व वंश का शासनकाल लगभग 45 वर्षों तक चला। इन 45 वर्षों के रूलिंग टाइम में अगर हम बात करें फाउंडर की बात करें अगर, तो लास्ट जो किंग थे शुंग वंश के, देवभूति, उनकी हत्या की थी वासुदेव ने, और वासुदेव ने ही कण्व वंश की स्थापना की थी। तो फाउंडर जो थे वो थे कौन? वासुदेव। तो आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी वंश के ऊपर से ये पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? द आंसर विल बी वासुदेव। इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वासुदेव। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस वंश के संस्थापक का नाम था वासुदेव। और वासुदेव के बाद इस वंश में 3 और रूलर आए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4 शासकों ने शासन किया इस वंश में, और इस वंश के लास्ट जो रूलर थे वो कौन से थे? सुशर्मा। तो ज्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा। फाउंडर, फाउंडर में हमें नाम बताना है किसका? वासुदेव का। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? ठीक है। अब दूसरी बात, लास्ट रूलर, टोटल अगर हम ईयर की बात करें जिसमें ये डायनेस्टी चली है, तो वो चली है लगभग कितने ईयर तक? 45 ईयर तक। तो ज़्यादा समय तक नहीं चला, छोटा सा वंश। हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो अंतिम शासक था वो काफ़ी दुर्बल था, काफ़ी योग्य शासक नहीं था। समझ गए ना? इसलिए उसकी हत्या उसी के एक मंत्री के द्वारा कर दी गई जिसका नाम था सिमुक, और फिर एक नया वंश शुरू हो गया जिसका नाम था आंध्र सातवाहन डायनेस्टी, आंध्र सातवाहन वंश। तो जो लास्ट रूलर है उनका नाम है सुशर्मा। ध्यान रखिएगा, कण्व वंश के लास्ट रूलर का नाम था सुशर्मा। अब कुछ खास बातें अगर हम इस टॉपिक से अगर हम बात करें, अच्छा, किल्ड बाई किसने इसकी हत्या की? ही वाज किल्ड बाई, सुशर्मा वाज किल्ड बाई सुशर्मा की हत्या की थी सिमुक। सिमुक को कई ग्रंथों में सिंडुक के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सिमुक या सिंडुक। और सिमुक ने ही फिर स्टार्ट किया है कौन सा वंश? सातवाहन वंश। समझ गए? अब कुछ अगर हम बात करें इस वंश के बारे में, किस वंश के बारे में? कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश के समय पर ब्राह्मण जो साहित्य था उसे लिखा गया, या ब्राह्मण जो वंश था उसको सुदृढ़ बनाया गया, उसका विस्तार किया गया, उसको मजबूत किया गया। किसके समय पर? कण्व वंश के समय पर। तो एज इट इज हुआ शुंग वंश के समय पर ब्राह्मणों का उत्थान हुआ, एज इट इज हुआ कण्व वंश के समय पर ब्राह्मणों का अगेन यहाँ पर क्या हुआ? उत्थान हुआ। बट चूंकि ज़्यादा समय तक ये डायनेस्टी नहीं चल पाई, इसलिए हमें कोई खास बात या कोई खास पॉइंट इस डायनेस्टी को लेकर नहीं होती। क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक आता है बीच में कण्व डायनेस्टी के नाम से। 73 BC से लेकर कब तक का रूलिंग टाइम रहा इनका? 27 BC तक, लगभग 45 ईयर तक। इस डायनेस्टी में कितने लोगों ने रूल किया? लगभग 4 रूलर्स रहे। शुंग डायनेस्टी में 10 रूलर्स रहे, कण्व डायनेस्टी में 4 रूलर्स रहे, जिनमें से फर्स्ट रूलर कौन थे? वासुदेव। सुशर्मा लास्ट रूलर। बीच में कोई नारायण कण्व करके भी एक रूलर आते हैं, तो नारायण कण्व। इसके बाद लास्ट रूलर का नाम क्या हो जाता है? सुशर्मा। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा इस डायनेस्टी के बारे में भी, कण्व डायनेस्टी, जिसके समय पर ब्राह्मणों का अगेन क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ, या उनका भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ब्राह्मण डायनेस्टी को लेकर लास्ट टॉपिक आता है
जिसको हम बोलेंगे आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ कर देता हूं और अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आंध्र सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश। देखिएगा अब हेडिंग डालना है आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी या फिर आंध्र सातवाहन वंश। क्लियर। इस डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इस वंश का जो टाइम पीरियड माना गया है वो माना गया है 27 BC से लेकर 27 BC से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक। 3rd सेंचुरी एडी, समझ गए। 27 BC से लेकर कब तक? 3rd सेंचुरी एडी तक। और 3rd सेंचुरी को और ज़्यादा अच्छे से हम समझें तो लगभग 225 AD तक का रूल रहा। 225 AD, 225 AD तक। क्लियर। तो अगर आपको 3rd सेंचुरी AD में कोई डाउट हो, 300 AD में अगर कोई डाउट हो तो ध्यान रखिएगा 225 AD भी हम इस टाइम को कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सातवाहन डायनेस्टी या सातवाहन वंश से। देखिए सबसे पहली बात इस डायनेस्टी की, तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या हुआ करता था? सिमुक, जो हम पढ़ चुके हैं पहले कण्व डायनेस्टी में। तो सबसे पहली बात फाउंडर कौन हुए हैं? सिमुक। क्योंकि ये जो लोग थे आंध्र सातवाहन या सातवाहन डायनेस्टी के जो लोग थे, इनका जो बेसिक प्लेस था, जो मूल स्थान था, जो ओरिजिन था वो महाराष्ट्र से था। कहाँ से था? महाराष्ट्र से। इसलिए इन्होंने भी जो अपनी कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र या मगध में नहीं बनाई, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई महाराष्ट्र में, जो एक जगह हुआ करती जिसका नाम था प्रतिष्ठान। तो जब आपसे पूछा जाएगा आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के समय जो कैपिटल रही, जो राजधानी रही, वो क्या रही, तो ध्यान रखिएगा कैपिटल का नाम होगा, राजधानी का नाम होगा, क्या नाम होगा? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। क्लियर। प्रतिष्ठान इज द कैपिटल ऑफ आंध्र सातवाहन। देखिए प्रतिष्ठान अगर हम बात करें आज की, तो आधुनिक समय पर जो प्रतिष्ठान वाला जो रीजन है, वहां पर जो आधुनिक समय पर जो जगह है वो है आज के समय का औरंगाबाद। क्लियर। औरंगाबाद के निकट ही कौन सी, या वही क्षेत्र पर कौन सा शहर हुआ करता था? प्रतिष्ठान हुआ करता था। क्लियर। अगर हम बात करें इस डायनेस्टी में, तो इस डायनेस्टी में ओवरऑल 28 रूलर्स ने रूल किया है। लगभग कितने शासकों ने शासन किया है? 28 शासकों ने। समझ गए। तो ध्यान रखिएगा इस डायनेस्टी के अगर रूलर्स की बात करें तो कुल कितने शासक आए हैं इस वंश में? एक के बाद एक 28 शासक आए। तो इतना पॉइंट आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं। क्लियर। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट जब हम देखते हैं इस डायनेस्टी में, तो आपसे क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ग्रेट रूलर। फर्स्ट रूलर तो कौन है? फर्स्ट या फाउंडर कौन है? सिमुक। समझ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट ग्रेट रूलर इस वंश के अगर आपसे पूछा जाए पहले महान शासक कौन हुए, तो आंसर क्या होगा? सातकर्णी। क्लियर। पहले जो ग्रेट रूलर हुए उनका नाम क्या हुआ? सातकर्णी। ध्यान रखिएगा सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी प्रथम या सातकर्णी। क्लियर। फिर क्वेश्चन आएगा सेकंड ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। सेकंड ग्रेट रूलर। अब इस वंश के जो दूसरे महानतम शासक हुए हैं उनका नाम है हाल। तो हाल नामक एक शासक हुए हैं जो दूसरे महान शासक के रूप में कंसीडर किए गए हैं सातवाहन डायनेस्टी के। देखिए हाल की बात की जाए तो ये एक काफ़ी फेमस जो है साहित्यकार भी थे, एक काफ़ी फेमस पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। हाल ने एक ग्रंथ लिखा है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। तो ध्यान रखिएगा हाल के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती या गाथा
सप्तसती, समझ गए ना। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? हाल नामक एक प्रसिद्ध शासक या एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। इस डायनेस्टी के और अगर हम इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट, समझ गए ना, महानतम शासकों की अगर बात की जाए, इस डायनेस्टी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, जो मोस्ट ग्रेट रूलर थे या ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, उनका जो नाम होगा वो होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो अब हम बात करेंगे अगले या थर्ड इंपॉर्टेंट या महान रूलर की। तो थर्ड मोस्ट फेमस या मोस्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी तो नाम होगा, ऐसा सीक्वेंस में नहीं चल रहा है, बस ये एक अल्टरनेटिवली आ सकते हैं, किसी भी टाइम में आ सकते हैं। हमने बात बोली फर्स्ट ग्रेट किंग है सातकर्णी, सेकंड जो ग्रेट किंग है वो है हाल, जिनकी एक बुक का नाम ध्यान रखना जिसका नाम क्या है, गाथा सप्तक, समझ गए ना, जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट रूलर है, ग्रेटेस्ट रूलर है, उनका नाम क्या बताया गया है? गौतमी पुत्र कर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी इस डायनेस्टी के थर्ड इंपॉर्टेंट या थर्ड ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। इनका जो टाइम रहा वो रहा 106 से लेकर 130 एडी तक। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो शासनकाल रहा वो 106 से लेकर 130 एडी तक रहा। अब देखिएगा कुछ खास पॉइंट जो इनसे रिलेटेड हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही ऐसी 3 चीज़ें शुरू की हैं। सबसे पहले इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस समय पर शुरू की थी। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है, एक नए प्रकार के कॉइन्स लेकर आए जिनको हम बोलेंगे लेड कॉइन्स। तो लेड यानी कि शीशे के सिक्के। और ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, कई हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के प्रचलन में लाए थे या लेड कॉइन्स इशू किए थे? तो क्या आंसर होगा? सातवाहन। सातवाहनों में कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने किया है वो है डोनेशन ऑफ लैंड्स, यानी कि भूमि को क्या किया जाना? दान किया जाना। किसे? ब्राह्मणों को। तो डोनेशन ऑफ लैंड्स टू ब्राह्मण, डोनेशन ऑफ लैंड टू ब्राह्मण। ब्राह्मणों को भूदान या जमीन को दान करने की जो प्रथा है, जो परंपरा है, वो भी किसने शुरू की थी? सातवाहन डायनेस्टी के इस शासक के द्वारा। समझ गए? ठीक है, आगे हम बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वंश के शासक ये जो हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने अपने नाम के आगे अपनी मदर का, अपनी माँ का नाम लगाना क्या किया? शुरू किया। और इसके बाद से जो भी रूलर हुए हैं उन्होंने भी अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाया। जैसे हमने बोला गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो इनका नाम तो सातकर्णी है लेकिन इनकी माँ का नाम क्या रहा? गौतमी, इसलिए हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो क्या बोल रहे हैं? तीसरा पॉइंट, ही स्टार्टेड यूजिंग हिज मदर्स नेम बिफोर हिज नेम। ही स्टार्टेड यूजिंग मदर्स नेम बिफोर हिज नेम। तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो ये होगा, ही स्टार्टेड हिज मदर्स नेम यूजिंग बिफोर हिज नेम। बिफोर हिज नेम। तो क्लियर हुआ है ये वाला पॉइंट कि ही स्टार्टेड हिज मदर्स नेम, ही स्टार्टेड यूजिंग हिज मदर्स नेम, ही स्टार्टेड यूजिंग हिज मदर्स नेम बिफोर हिज नेम। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लिखना शुरू किया। अब इस बात से ये बात समझ में आती है कि यहाँ का जो समाज रहा होगा, जो समाज का मतलब, समाज किससे मिलकर बना होता? फैमिली या परिवार से। वो कैसा रहा होगा? मातृसत्तात्मक। क्योंकि अगर माँ का या फैमिली या फीमेल का अगर इतना सम्मान किया जा रहा है कि उनका नाम पहले लगाया जा रहा है, इट मीन्स की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? मैट्रियार्चल सोसाइटी थी। इट मीन्स की मातृसत्तात्मक समाज था। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इनके समय पर शुरू हुई है वो मैंने आप लोग को बताई। क्या? इन्होंने लेड कॉइन शुरू किए हैं, इसके अलावा डोनेशन, जमीन को दान देना शुरू किया है। किसे?
ब्राह्मणों को, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने अपने नाम के पहले क्या लगाना शुरू किया है, अपनी माँ का नाम। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने बात की इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जिनका नाम क्या था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। अच्छा, एक पॉइंट और, गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ जो थी, इट मीन्स गौतमी, उन्होंने एक अभिलेख बनवाया है जिसको हम जानते हैं नासिक अभिलेख। समझ गए? तो नासिक अभिलेख जो इनकी माँ का था, उसमें ये जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो घोड़े हुआ करते थे, समझ गए, उनके जो हॉर्स थे या उनके पुत्र के जो हॉर्स थे, वो 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे। समझ गए? तो ये एक पॉइंट भी है जो ध्यान रखना है, इतिहास में किसके घोड़े समुद्र का 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं कि एक ही घोड़ा जो है वो 3 समुद्र का पानी पिएगा। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, 3 समुद्रों के पानी का पीने का मतलब ये है कि उनका जो साम्राज्य था वो इतना विस्तृत था, इतना फैला हुआ था कि उस साम्राज्य में जो है उनके जो हॉर्स हुआ करते थे वो 3 समुद्र, कौन कौन से, एक अंडमान निकोबार वाला यानी कि बंगाल की खाड़ी वाला, दूसरा हिंद महासागर, और तीसरा कौन सा आता है, अरब सागर। तो इतना बड़ा साम्राज्य था कि उनके जो हॉर्स थे वो इस तरह से 3 समुद्रों का पानी पी सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब देखिए, थर्ड के बाद फोर्थ अगर हम इंपॉर्टेंट रूलर की अगर बात करें तो अगले जो महानतम शासक आए हैं इस डायनेस्टी में वो आए हैं वशिष्ठ पुत्र, क्या नाम होगा, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। क्लियर? तो अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी अनदर ग्रेटेस्ट किंग या महानतम शासक हुए हैं इस वंश के। ये नाम काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, तो ध्यान रखना है, ये नाम आप लोगों से एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। या इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा कि ये शासक किस वंश से रिलेटेड था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए नारायण कण्व किस वंश से संबंधित है, तो नाम से समझ में आ रहा है कण्व वंश है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए सिमुक किस वंश के फाउंडर है, तो यहाँ पे नाम से क्लियर नहीं होगा। अब सिमुक किस वंश के फाउंडर है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सातवाहन। या ऐसे ही पूछ लिया कि बताइए गौतमीपुत्र सातकर्णी इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, तो आंसर हमारा क्या होने वाला है, समझ गए ना। तो जैसे सतकर्णी या सातवाहन शब्द अगर लग रहा है तो वो सातवाहन है, तो ये तो नाम से हम पहचान जाएंगे। बट फिर भी आप लोगों को कई सारे रूलर्स ऐसे होंगे जो उनके नाम से उनकी डायनेस्टी क्लियर नहीं होगी, और वो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे अगर बात की जाए खारवेल किस वंश से बिलोंग करते थे, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, या कौन सा रूलर किस रिलीजन को फॉलो करता था, समझिए। तो चूंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मण डायनेस्टी, यानी कि इन सभी रूलर्स की जो रिलीजन है वो ब्राह्मण है, बट आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक अगर पूछ लिया जाए कि बताइए बिंदुसार किस रिलीजन को फॉलो करता था, या बिंबिसार किस रिलीजन को फॉलो किया करता था, या उदयन का क्या रिलीजन था, समझ गए, या अशोक का क्या रिलीजन था। हाँ, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक एक रूलर जो हमने डिस्कस किया है इस क्लास में, उन सारे रूलर्स के रिलीजन ध्यान रखना है, उन सारे रूलर्स की डायनेस्टी भी ध्यान में रखना है। अब हम बात कर रहे हैं अनदर ग्रेटेस्ट किंग ऑफ आंध्र सातवाहन डायनेस्टी, तो जो नाम होगा वो होगा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। क्या नाम है, वशिष्ठ, VASHIST, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। अब यहाँ पर पुलमावी रूलर का नाम है और उनकी माँ का नाम क्या है, वशिष्ठ। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी अनदर ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। अब अगर हम बात करें वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की, तो इन्होंने क्या किया, साउथ इंडिया में अटैक किए, दक्षिण भारत में आक्रमण किए, और दक्षिण भारत में आक्रमण करके आंध्र वाला जो क्षेत्र है, आंध्र वाला जो रीजन है, उस पर क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, समझ गए। तो किसके समय पर आंध्र वाले क्षेत्र पर नियंत्रण हुआ था, क्लियर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ही कंट्रोल्ड आंध्र रीजन। बाई अटैक। तो युद्ध के द्वारा, आक्रमण के द्वारा इन्होंने आंध्र वाले क्षेत्र को क्या कर लिया था, नियंत्रित कर लिया था। दैट्स व्हाई दिस डायनेस्टी इज नोन एज आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। तो इन्हीं के समय से इस वंश को साथ में क्या कहा जाने लगा, आंध्र सातवाहन वंश, समझ गए। भारत का प्रथम आंध्र जो सम्राट है वो भी किसे कहा जाता है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को। तो फर्स्ट आंध्र सम्राट ऑफ इंडिया इज नोन एज वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, और इसी के समय पे, इन्हीं के समय से इस वंश को हम क्या कहने लगे हैं, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। अब हम बात करें इस वंश के अंतिम महानतम शासक की,
द लास्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश के जो अंतिम महान शासक थे उनका नाम था यज्ञश्री सतकर्णी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लास्ट ग्रेट किंग, तो आंसर होगा यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री, एक सेकेंड, यज्ञश्री सतकर्णी, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, यज्ञश्री सातकर्णी वाज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, समझ गए। तो इस तरह अब आपसे पूछा जाएगा द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश के अंतिम शासक कौन थे। क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट ध्यान रखनी है, टोटल रूलर कितने थे, 28 रूलर। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेट रूलर कौन थे, तो हमने पढ़ा है सातकर्णी प्रथम। सेकंड ग्रेट रूलर कौन थे, हाल, जिनकी आपको बुक का नाम ध्यान रखना। थर्ड और सबसे ग्रेटेस्ट वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। उन्होंने 3 चीजें हमने उनके बारे में पढ़ी, जैसे कि उन्होंने शीशे या लेड के कॉइन शुरू किए, उन्होंने ब्राह्मणों को जमीन दान करना शुरू किया, उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाना शुरू किया, उनके जो हॉर्स थे वो 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है उनकी माँ के नासिक इंस्क्रिप्शन से या नासिक अभिलेख से, क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा। फोर्थ या अनदर ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वो थे वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, वो इन्हीं के पुत्र थे, किसके, गौतमीपुत्र सातकर्णी के ही अगले पुत्र के जो पुत्र थे, जो रूलर बने वो थे वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। उन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और आंध्र वाले रीजन को क्या कर लिया, नियंत्रण में ले लिया। इसलिए इनके बाद से ही इस डायनेस्टी को क्या कहा जाने लगा, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। इसके बाद इनके बाद जो अंतिम महान शासक हुए वो कौन हुए, यज्ञश्री सातकर्णी। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश के जो अंतिम शासक हुए हैं उनका नाम, तो लास्ट किंग की अगर हम बात करें, लास्ट ग्रेट किंग की नहीं, लास्ट किंग की, लास्ट रूलर, इस वंश के लास्ट शासक जो थे, अंतिम शासक जो थे वो थे सातकर्णी, सॉरी लास्ट जो रूलर थे ना उनका नाम सातकर्णी नहीं था, क्या था, पुलमावी था। तो पुलमावी थर्ड, पुलमावी तृतीय, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, क्लियर। ठीक है, आगे कुछ थोड़ी सी और हम डिस्कस कर लें। इस समय पर, इस आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के समय पर जो बेसिकली जो लैंग्वेज में साहित्य लिखा जाता था या जो मेन लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका विकास हुआ है वो थी प्राकृत भाषा। इनके समय पर प्राकृत भाषा का क्या हुआ, उत्थान हुआ, प्राकृत भाषा का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ या विकास हुआ, क्लियर। किसके समय पर, सातवाहनों के समय पर। एक बात और, सातवाहनों के समय के एक जो पोएट थे, साहित्यकार थे, उनका नाम तो हाल था, जो किंग भी थे, रूलर भी थे। एक और इंपॉर्टेंट रूलर ध्यान रखिएगा जिनका नाम हुआ गुणाढ्य। गुणाढ्य इसी समय के एक फेमस पोएट हुआ करते थे, एक फेमस जो है साहित्यकार हुआ करते थे, जिनकी एक बुक है जिसका नाम है बृहत कथा। इनकी एक महानतम, एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम क्या है, बृहत कथा। तो ध्यान रखिएगा, बृहत कथा नाम से जो ग्रंथ है, जो बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, गुणाढ्य नामक फेमस पोएट के द्वारा। किस भाषा में, प्राकृत लैंग्वेज में। किस समय पर, सातवाहन डायनेस्टी के समय पर। तो किस भाषा की अगर हम बात करें ना, तो भाषा होगी कौन सी, प्राकृत। क्योंकि इनके समय की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, शुंग वंश के समय जो लैंग्वेज चल रही थी वो संस्कृत थी, यहाँ पर कौन सी आ चुकी है, प्राकृत। अब अगर हम बात करें कुछ आर्किटेक्चर या वास्तुकला के बारे में, तो इनके समय पर, सातवाहनों के समय पर जिस वास्तुकला का विकास हुआ था वो थी अमरावती वास्तुकला, यानी अमरावती स्कल्पचर आर्ट या अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, क्लियर। उसका डेवलपमेंट हुआ था महाराष्ट्र वाले रीजन में, अमरावती स्थापत्य कला या अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट या अमरावती स्कल्पचर आर्ट। किसके समय पर, सातवाहनों के समय पर। अमरावती महाराष्ट्र में आता, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट भी है अमरावती। अब अमरावती जो वास्तुकला है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कि कार्ले का चैत्य, कार्ले का जो चैत्य है वो अमरावती स्थापत्य कला में बनाया गया एक आर्किटेक्चर है। इसके अलावा अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं,
उनका जो विकास हुआ है वो भी किससे हुआ है, अमरावती स्थापत्य कला में ही हुआ है। कौन कौन सी जगह का नाम लिया है, अजंता और एलोरा की केव, इसके अलावा कार्ले का चैत्य। चैत्य क्या होता है, तो बुद्धिज्म में हमने पढ़ा है, बुद्ध धर्म में हमने कुछ वास्तुकलाओं के एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे कि सबसे पहला तो स्तूप। स्तूप किसे कहा जाता है, तो वो एक प्रकार के रिलाइज टावर होते हैं जिनके ऊपर एक इमारत बनाई जाती है अवशेषों के ऊपर, उसे हम स्तूप बोलते हैं। इसके अलावा बिहार, तो बिहारों को कहा जाता है किसे, लिविंग डोमेट्री ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान क्या कहलाता है, बिहार। फिर आता है चैत्य। चैत्य जो होता है ना, वो होता है प्रेयर हॉल ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्ध भिक्षुओं के या बुद्ध लोगों के पूजा करने का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, चैत्य। तो कार्ले नामक स्थान पर जो चैत्य है, इसके अलावा अजंता और एलोरा की जो केव हैं वो किस वास्तुकला में बनवाए गए हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अमरावती स्कल्पचर आर्ट या अमरावती स्थापत्य कला। समझ गए ना। तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्थापत्य कला हमको देखने को मिलती है, जैसे द्रविड़ हो गई या नागर हो गई, समझ गए ना, या तक्षशिला हो गई या गांधार शैली हो गई, या इस तरह से अलग अलग शैलियाँ या अलग अलग स्थापत्य कला भारत में आई है। इस समय पर जो थी वो अमरावती थी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया जो कि है ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ पोस्ट मौर्यन पीरियड, उत्तर मौर्य काल के ब्राह्मण वंश, जहाँ पे 3 डायनेस्टीज के बारे में हमने बात की है। पहली है शुंग डायनेस्टी, दूसरी है कण्व डायनेस्टी और तीसरी है आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। समझ गए। सबसे पहले हमने बात करी कौन सा वंश, शुंग, जिसमें 10 शासक हुए हैं, दूसरा है कण्व जिसमें 4 शासक हुए हैं, और तीसरा है आंध्र सातवाहन जिसमें 28 रूलर्स हुए हैं। समझ गए। सभी के फर्स्ट एंड लास्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, समझ गए, और सभी के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में ध्यान रखना। जैसे शुंग डायनेस्टी में 3 रूलर्स के नाम ध्यान रखिएगा। पहला तो पुष्यमित्र शुंग, जिनके नाम पर डायनेस्टी शुरू हुई। फिर आपसे पूछा जाएगा अनादर रूलर, तो उनके बाद उनके पुत्र अग्निमित्र। फिर एक क्वेश्चन जो आ जाता है वो भागभद्र के ऊपर से आ जाता है, जिनके समय पर एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे और उन्होंने गरुड़ पिल्लर का निर्माण कराया था। समझ गए ना, हेलियोडोरस। और फिर आते हैं लास्ट रूलर। तो जो लास्ट रूलर होते हैं वो तो ध्यान में रखना ही। तो हम बात कर रहे थे कौन सा वंश, शुंग वंश। तो शुंग वंश के जो लास्ट रूलर है उनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है कण्व डायनेस्टी या कण्व वंश। तो कण्व वंश जिसके फाउंडर कौन हुए, वासुदेव, जिन्होंने किसकी हत्या की, देवभूति जो कि लास्ट रूलर थे किस डायनेस्टी के, शुंग डायनेस्टी के। इस तरह कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। कण्व वंश में 4 रूलर हुए, तो आप लोगों को फाउंडर का नाम ध्यान रखना जो कि हुए वासुदेव। और जो लास्ट रूलर हुए सुशर्मा, जिनकी हत्या किसने कर दी, सिमुक ने। सिमुक जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी जो कि कौन हुए, सुशर्मा, हुआ स्किल्ड बाई सिमुक। फिर सिमुक ने स्टार्ट किया सातवाहन डायनेस्टी, और सातवाहन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स में पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट है सिमुक, उसके बाद फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं सातकर्णी प्रथम। इसके अलावा सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है हाल, जिन्होंने एक बुक लिखी है। फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं या ग्रेटेस्ट जो रूलर हैं वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी, उनके 3 पॉइंट बताएं। फिर है अनदर इंपॉर्टेंट रूलर या ग्रेटेस्ट रूलर जो है कि उन्हीं के पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, और जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं या जो लास्ट रूलर है वो है पुलमावी थर्ड। समझ गए। यज्ञश्री सातकर्णी भी एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे इस डायनेस्टी के। ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इसके बाद अब जो हमको डिस्कस करना है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही, वो डिस्कस करना है कलिंग के एक शासक हुए हैं जिसका नाम क्या था, खारवेल। तो खारवेल के ऊपर हम हल्का सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिएगा। तो अब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के एक और टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमें डिस्कस करना है कलिंग के जो रूलर रहे खारवेल, या कलिंग के जो महानतम शासक रहे चेदी डायनेस्टी के खारवेल। समझ गए। तो बेसिकली अब हमारा जो फोकस होगा वो कलिंग के एक महानतम शासक जिनका नाम था खारवेल, उनके बारे में होगा। क्लियर। देखिएगा यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास में कलिंग राज यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कलिंग जो स्टेट था, कलिंग जो राज्य था, उसका अपना अलग ही महत्व हुआ करता था। समझ गए ना। अपने आप में वो एक इम्पोर्टेंट स्टेट के रूप में कंसिडर किया जाता था। अब
अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा उसके बाद कलिंग के ऊपर जो नियंत्रण हुआ वो मौर्य डायनेस्टी का हो गया, मौर्य वंश का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, कब्जा हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कलिंग जब वॉर हुआ, जब कलिंग युद्ध हुआ उस समय वहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो नंदराज हुआ करते थे, और जो कैपिटल हुआ करती थी वो कौन सी थी? तोसाली। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो क्या हुआ, कलिंग युद्ध के बाद कलिंग के ऊपर जो नियंत्रण हुआ वो मौर्यों का हुआ, बट आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक, अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग को इंडिपेंडेंट करने वाले जो रूलर थे वो कौन से थे? खारवेल। उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया, कलिंग को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में जो है डिक्लेयर कर दिया। और फर्स्ट रूलर ही खारवेल थे जिन्होंने अशोक की मृत्यु के बाद जब मौर्य डायनेस्टी कमजोर हुई, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कहा। ठीक है, आप लोगों से सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि ही इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, तो जो डायनेस्टी है उसका नाम होगा चेदी डायनेस्टी या चेदी वंश। चेदी वंश से बिलोंग करते थे कौन? खारवेल। अब इस डायनेस्टी के हम अनदर रूलर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 ही शासक हुए हैं जिनके आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। पहले जो रूलर हुए हैं उनका नाम है महामेघ बामन। महामेघ बामन। वामन, क्लियर। महामेघ बामन हुए हैं फर्स्ट रूलर। सेकंड जो रूलर हैं वो हुए हैं खारवेल, और थर्ड जो रूलर हुए हैं इस डायनेस्टी के उनका नाम हुआ है कुदेप, KUDEP, क्लियर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, 3 इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी या 3 रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर वाज खारवेल। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? खारवेल। अब आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, खारवेल के बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, इनकी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो क्या है? तो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, अब हम डबल से इस बात को और पढ़ लेते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन या हाथी या एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। तो हम बात कर रहे हैं हाथी गुफा अभिलेख या इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो इन्हीं का है, किसका है? खारवेल ने ही बनवाया। हाथी गुफा अभिलेख किसने बनवाया? खारवेल ने ही बनवाया। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पर है? ये है उदयगिरी की गुफाओं में। उदयगिरी की गुफाओं में या उदयगिरी की पहाड़ियों पर, या उदयगिरी हिल्स हम बोल सकते हैं, उदयगिरी की पहाड़ियों पर जो गुफाएं हैं वहां पर इन्होंने बनवाया हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा अभिलेख, क्लियर। वहां से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? कलिंग के शासक खारवेल के बारे में, और वहीं से नंदराज की भी जानकारी मिलती है, समझ गए? वो हमने डिस्कस किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है ना, इसमें टोटल 17 लाइन है। कितनी पंक्तियां हैं? 17 लाइन है। और चूंकि उसे डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, वो एक प्रकार से नष्ट की गई है कई समय तक, या काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ओल्डेस्ट काफ़ी प्राचीन हो चुकी है। तो इन 17 लाइनों में से सिर्फ 4 ही लाइन हैं जो पढ़ने योग्य बची है, जिन्हें पढ़ा जा सकता है और जिन्हें पढ़ा गया है, और उनके आधार पर हम कलिंग राजा खारवेल के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन का जो, अच्छा सबसे खास बात और ध्यान रखना, ये जो इंस्क्रिप्शन में जो 4 लाइन हम पढ़ पा रहे हैं 17 लाइन में से, ये जितनी भी बातें हैं जो इसमें लिखी हुई है वो अनडेटेड है। अनडेटेड का मतलब उसमें किसी प्रकार से तारीख नहीं बताई गई है, डेट का डिस्कशन नहीं हुआ है। इसलिए खारवेल का जो टाइम पीरियड है उसमें एक्यूरेट जो टाइम है वो हम नहीं कह सकते। इनका जो एक्यूरेट समय है वो नहीं बताया गया है। इनका जो समय बताया गया है वो 1st एंड 2nd सेंचुरी के लगभग बताया गया, यानी 200 से लेकर 100 के बीच में ये इनका शासन रहा होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है कि मौर्य जो डायनेस्टी चली वो 185 BC तक चली, और उसके बाद फिर ब्राह्मण डायनेस्टी शुरू हुई, तो उसी टाइम पर ही किसका रूलिंग पीरियड रहा होगा? खारवेल का, समझ गए। हालांकि कई जगहों पर अगर हम डीप में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका जो रूलिंग पीरियड रहा वो 103 बिफोर क्राइस्ट से रहा। 103 BC से के लगभग ये रूलर बने या शासक बने। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा 1st और 2nd सेंचुरी BC के लगभग इनका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। ही बिकम द किंग एट द एज ऑफ 24 ईयर। 24 वर्ष की आयु में ये क्या हुए? शासक बने। 15 ईयर की एज में इन्हें जो है
राजकुमार की पोस्ट दी गई थी, या राजकुमार के रूप में ये अपॉइंट हुए थे, और 24 ईयर की एज में ही ये क्या बन चुके थे, रूलर बन चुके थे या शासक बन चुके थे, कहाँ के, कलिंग के। क्लियर। अगर हम बात करें राजा बनने के बाद इन्होंने अपना विजय अभियान शुरू किया और अपने एम्पायर को क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया है। समझ गए। इन्हें चक्रवर्तीन सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। किसे, कलिंग राजा खारवेल को हम साथ में क्या कहते हैं, चक्रवर्तीन सम्राट। चक्रवर्तीन सम्राट कौन होता है, तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ा था। भारत के फर्स्ट चक्रवर्तीन सम्राट कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि वह सम्राट जो अपनी सेना के माध्यम से अपने राज्य को पूरी तरह से क्या करे, कवर करे या उसको घेरे, उसका पूरा चक्कर लगाए, उसे बोलते हैं चक्रवर्तीन सम्राट। तो फर्स्ट इन्हें भी क्या उपाधि दी गई है, चक्रवर्तीन सम्राट की। अब इन्होंने अपने शासनकाल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में क्या क्या किया है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या किया, इन्होंने अपनी कैपिटल की मरम्मत कराई, उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया, क्योंकि तूफानों के कारण उनकी जो राजधानी थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इन्होंने अपनी राजधानी का क्या कराया है, रिकंस्ट्रक्शन कराया है, रिनोवेशन कराया है, नहीं कि मरम्मत कराई। दूसरे या सेकेंड ईयर की हम बात करें तो अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष में इन्होंने भूमिकों की जो राजधानी हुआ करती थी आशिक नगर, उसको क्या किया है, अपने नियंत्रण में किया या उसको डिस्ट्रॉय किया। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रमों का क्या कराया, आयोजन कराया। इस तरह से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से लेकर हमें 13 ईयर तक यानी कि 13वें वर्ष तक के इनके द्वारा किए गए कार्यों की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, अलग अलग डिफरेंट इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए उनके ग्रंथों से। समझ गए ना। लेकिन कोई भी खास पॉइंट यहाँ से नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, इनके ऊपर से या इन पॉइंट के ऊपर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, कलिंग राजा खारवेल इज बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो ध्यान रखना चेदी डायनेस्टी। समझ गए। इस डायनेस्टी के ऊपर से इस डायनेस्टी में कितने रूलर हुए, एक क्वेश्चन ये आएगा। उनकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, एक क्वेश्चन ये आएगा, हाथी गुफा। समझ गए ना। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। और एक क्वेश्चन ये कि मगध मौर्य डायनेस्टी के पतन के बाद या पतन के समय पर फर्स्ट रूलर जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, तो उसका भी आंसर क्या हो, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ऑन खारवेल, खारवेल के ऊपर पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि ही इज बिलोंग टू विच रिलीजन, ये किस धर्म के फॉलोअर थे। तो आपसे धर्म पूछा जाएगा और हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही हमने पढ़ा हुआ है। खारवेल फॉलोअर थे जैनिज्म के। ये किस धर्म के फॉलोअर थे, जैनिज्म के। ध्यान रखिएगा, ही इज फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन। ध्यान रखिएगा, यह जैन धर्म के अनुयायी थे। समझ गए। और क्या हुआ था कि मगध तथा अंगराज्य को विजित करने के पश्चात, इट मीन्स उनको जीतने के पश्चात, मगध और अंगराज्य को जीतने के पश्चात वहां पर से जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे, इट मीन्स ऋषभ देव, उनकी मूर्ति को भी ये कहाँ लेकर आए थे, कलिंग लेकर आए थे। समझ गए। तो क्योंकि वो जो मूर्ति थी ना, उसे नंद राजा के द्वारा, जो नंद डायनेस्टी के शासक थे, उन्होंने कलिंग से वहां लेकर गए थे राजगृह में, जो कि वहां की कैपिटल हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया, उस मूर्ति को जो कि फर्स्ट तीर्थंकर की मूर्ति थी ऋषभ देव की, उसे क्या किया, वापस लेकर आए। किसने, और उसे अपने राज्य में स्थापित किया। किसने, कलिंग राजा खारवेल ने। ध्यान रखिएगा, रिलीजन हमें ध्यान में रखना है। रिलीजन है कौन सा, जैनिज्म। यही क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए कई सारी गुफाओं का या उनके लिए आश्रय स्थलों का भी क्या किया था, निर्माण कराया था। ऑब्वियसली अगर वो जैनिज्म को फॉलो करता है तो जैन रिलीजन के जो भिक्षुक हुआ करते थे उनके लिए उसने कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। समझिए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में, कलिंग राजा खारवेल के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करें, अगर हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब यहाँ पर हमारा एक सेक्शन और बचता है और वो सेक्शन है फॉरेन इन्वेजन, यानी कि विदेशी आक्रमण। इस समय के जो विदेशी आक्रमण है उनके बारे में बताइए। इस समय के जो विदेशी आक्रमण हुए हैं ना, उनमें जो नाम होंगे वो होंगे, सबसे फर्स्ट नाम होगा इंडो ग्रीक्स यानी हिंदी यूनानी, फिर होगा पार्थियंस या इंडो पार्थियंस, इसके बाद होगा शक ट्राइब या शक जनजाति, इसके अलावा होगा यूची ट्राइब या यूची जनजाति, या फिर कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। तो अब हमको इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना है। क्लियर।